जय हिंद आप सभी को। आज सिलेक्शन गुरु क्वेश्चन बैंक जो पॉलिटी में कंप्लीट कर रहे हैं, आज इस बुक का क्लास नंबर 4 है। इसके पहले जो है 3 क्लास करवा चुके हैं। अगर आप लोग पीछे क्लास अगर नहीं देखें तो सभी लोग जाके देख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। इसके पहले जो 3 क्लास करवाए उसमें जो है पॉलिटी में आपको बिहार दरोगा क्वेश्चन बैंक का मतलब 6 साल का जो है ना प्रीवियस ईयर पॉलिटी का पूरा हम करवा चुके हैं। तो पीछे क्लास जिनका भी छूट गया है तो पीछे क्लास ज़रूर कंप्लीट कीजिए, क्योंकि शुरू से कंप्लीट करवा रहे हैं तो शुरू से आप लोग सभी क्लास को देखा कीजिए, तभी आपको जो है ना मतलब अच्छे तरीके से फ़ायदा करेगा। और आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमेशा रूबरू होना ज़रूरी होता है कि हाँ कौन सा क्वेश्चन आया था एग्ज़ाम में और उस टॉपिक को हमको उठा करके पढ़ना है। ठीक है, तो आज इस बुक का जो है ना क्लास नंबर 4 होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आप लोग पहले क्लास को जो है ना हर ग्रुप में शेयर कर दीजिए और क्लास को लाइक ज़रूर कीजिए। आप लोग की रिक्वेस्ट है कि आप लोग क्लास को ज़रूर लाइक कीजिए, अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक कीजिए। और बाकी लास्ट में कमेंट में ज़रूर बताइए कि हाँ क्लास आपको कैसा लगा। और क्लास में अगर प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, आपको सारा जो है ना रिप्लाई कर दिया जाएगा, क्योंकि आपका कमेंट ही आपका बताता है कि हाँ किस प्रकार जो है ना और क्लास को बेहतर किया जाए। तो इस बुक में जो है ना पॉलिटी से स्टार्ट किए हैं और इसमें जो है 72 नंबर क्वेश्चन तक करवा चुके हैं। आगे जो आज की क्लास में 73 नंबर क्वेश्चन से कंप्लीट करेंगे। तो आप लोग क्लास को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। देखिए इसमें जो है ना स्टार्टिंग में बाकी फर्स्ट क्लास का और सेकेंड क्लास का सारा जो है ना पीडीएफ हम डाल दिए हैं टेलीग्राम चैनल पे। तो आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक टेलीग्राम चैनल का दिया हुआ है। तो टेलीग्राम पे चैनल पे लिंक पे क्लिक करके सभी लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे सारा पीडीएफ वगैरह करेंट अफेयर सारा नोटिफिकेशन जो भी होता है इंपॉर्टेंट वगैरह सारा उस पर दिया जाता है। तो सभी लोग टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। देखिए इसमें क्या है ना पॉलिटी में क्या है तो राज्य व्यवस्था। इसमें जो पॉलिटी अभी चलने वाला है कम से कम एक आध मतलब 10-12 दिन आराम चलेगा, 15 दिन जा सकता है, क्योंकि 1 घंटा क्लास में जितना हो पाता है उतना हम करवाते हैं, क्योंकि कम पढ़िए अच्छे से पढ़िए ये ज़्यादा बेटर होता है। तो चलिए आगे का क्लास कंटिन्यू करते हैं। देखिए आज जो देखने वाले हैं ना बिहार पुलिस अवर निरीक्षक जो मुख्य परीक्षा हुआ था, मतलब मेंस का जो क्वेश्चन हुआ था 22/7/2018 को एग्ज़ाम हुआ था, इसी का जो है ना यहाँ से मतलब कंप्लीट करने वाले। इसके पहले जितना भी सारा था पेपर सारा हम करवा चुके हैं, तो पिछले क्लास सारा देख लीजिएगा। तो चलिए आप लोग जो है ना ध्यानपूर्वक क्लास को देखिएगा, बहुत ही मज़ा आया, क्योंकि इसमें जो है ना इस बुक में जो है बहुत अच्छे तरीके से जो है ना क्वेश्चन को, एक तो पहला बात क्या है तो सब्जेक्ट वाइज सर के द्वारा दिया गया है, तो ये भी बुक अपने आप में क्या है तो बेस्ट है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 73 का रहा है कि संविधान सभा के प्रथम जो अध्यक्ष थे ना कौन थे, बताइए। तो कह रहा है कि संविधान सभा के जो प्रथम अध्यक्ष थे कौन थे, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 20, सच्चिदानंद सिन्हा थे। कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा थे। तो कह रहा है संविधान सभा का गठन, यहाँ पे कह रहा है संविधान सभा का जो गठन है कैबिनेट मिशन के सिफारिश पे कब किया गया था? 1946 में किया गया था। तो याद रखिएगा कि संविधान सभा का जो गठन है और किसके सिफारिश पे किया गया था, तो कैबिनेट मिशन के सिफारिश पे 1946 में किया गया था। नेक्स्ट है संविधान सभा के कुल सदस्य संख्या की शुरुआत जो है 389 रखा गया था। संविधान सभा के लिए जो है कुल सदस्य संख्या शुरुआत में कितना रखा गया था? 389 रखा गया था। पर पाकिस्तान का निर्माण हो जाने के बाद सदस्यों की संख्या जो है ना घटाकर कितना कर दिया? 299 कर दिया गया। ठीक है, 389 में कितना 90 घटा दिया गया। तो यहाँ पे पॉइंट याद रखिएगा कि संविधान सभा के लिए कुल सदस्य संख्या की शुरुआत में कितना था? 389 था। पर पाकिस्तान का निर्माण हो जाने के बाद सदस्यों की संख्या जो है ना घटाकर 299 कर दिया गया। मतलब 389 में कितना घटा है? तो 90 घटा है। नेक्स्ट कह रहा है कि संविधान सभा के सदस्यों के चुनाव के लिए वयस्क मताधिकार का प्रयोग जो है ना नहीं किया गया था। तो यहाँ पे कह रहा है कि संविधान सभा के सदस्यों के चुनाव के लिए वयस्क मताधिकार का जो है ना प्रयोग नहीं किया गया था, बल्कि इसके लिए जनसंख्या को आधार बनाया गया था। किसको आधार बनाया गया था? तो जनसंख्या को आधार बनाया गया था। चलिए नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि समानता 10 लाख जनसंख्या पर एक सीट का आवंटन जो है ना किया गया था। समानता जो है 10 लाख जनसंख्या पर एक सीट का आवंटन किया गया था। उस समय के तत्कालीन सभी बड़े नेता जो है ना संविधान सभा के क्या थे? सदस्य बने थे। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि 2 प्रमुख व्यक्ति महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना संविधान सभा के सदस्य नहीं बने थे। तो ये भी पॉइंट याद रखिएगा कि 2 व्यक्ति कौन कौन थे? एक महात्मा गांधी थे और एक मोहम्मद अली जिन्ना जो थे संविधान सभा के सदस्य नहीं बने थे। चलिए नेक्स्ट आइए, कह रहा है संविधान सभा के सदस्यों के लिए चुनाव जो है ना जुलाई 1946 में आयोजित किया गया था। तो संविधान सभा के सदस्यों के लिए जो चुनाव हुआ था वो कब हुआ था? तो जुलाई 1946 में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट कह रहा है कि अंतरिम कैबिनेट का गठन जो है सितंबर 1946 में किया गया था। तो अंतरिम जो है ना कैबिनेट का जो गठन था वो कब किया गया था? क्वेश्चन में पूछेगा कि अंतरिम कैबिनेट का जो गठन था वो कब किया गया था? तो सितंबर 1946 में अंतरिम कैबिनेट का जो है ना गठन किया गया था।
चलिए नेक्स्ट आइए, कह रहा है संविधान सभा का गठन। संविधान सभा का जो गठन नवंबर 1946 में किया गया था, तो ये भी पॉइंट याद रखिएगा। तो यहाँ पे अगर क्वेश्चन में अगर ये पूछे कि अंतरिम कैबिनेट का जो गठन था वो कब किया गया था, सितंबर 1946 में किया गया था। और संविधान सभा का गठन कब किया गया था, नवंबर 1946 में किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि संविधान सभा के लिए बैठक जो है ना आयोजन दिसंबर 1946 में किया गया था। तो संविधान सभा के लिए जो बैठक का जो आयोजन हुआ था वो कब हुआ था, तो दिसंबर 1946 में किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, कह रहा है संविधान सभा के बैठक का आयोजन दिल्ली के केंद्रीय सभा में किया गया था। संविधान के जो है ना संविधान सभा के जो बैठक का जो आयोजन हुआ था वो कहाँ हुआ था, तो दिल्ली के केंद्रीय सभा में किया गया था। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए, कह रहा है कि संविधान सभा का प्रथम बैठक जो है कब हुआ था, 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। तो संविधान सभा का जो प्रथम बैठक हुआ था वो कब हुआ था, 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि मुस्लिम लीग ने इस बैठक का बहिष्कार किया और इस बैठक में शामिल नहीं हुआ। तो मुस्लिम लीग जो था इस बैठक का क्या किया, बहिष्कार किया, और इस बैठक में जो है ना मुस्लिम लीग शामिल नहीं हुआ था। आगे कह रहा है कि बैठक में उपस्थित सभी बुजुर्ग सदस्य डॉक्टर सज्जनानंद सिन्हा को संविधान सभा का जो है ना अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। ठीक है, तो बैठक में उपस्थित सबसे बुजुर्ग सदस्य कौन थे, डॉक्टर सज्जनानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। और सज्जनानंद सिन्हा जो है ना ये संविधान सभा के क्या थे, प्रथम अध्यक्ष थे। तो पूछेगा कि संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो सज्जनानंद सिन्हा थे। और ये जो है ना संविधान सभा के प्रथम क्या थे, अस्थायी अध्यक्ष थे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, कह रहा है कि संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष बनने वाले व्यक्ति जो है ना बिहार से थे। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। सारा क्वेश्चन जो है ना ध्यानपूर्वक देखिएगा, आपको सारा क्वेश्चन याद होगा। और हर एक क्वेश्चन जो है ना आपके एग्जाम के दृष्टि से आपको सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो कह रहा है कि संविधान सभा के जो है ना प्रथम अध्यक्ष बनने वाले व्यक्ति कहाँ से थे, तो बिहार से थे। और बंगाल से बिहार को अलग करने के लिए उन्होंने आंदोलन चलाया था, जिसके फलस्वरूप जो है ना बंगाल से थे। ठीक है, बिहार को अलग करने की घोषणा 1911 में दिल्ली दरबार में किया गया था। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछेगा कि बिहार को अलग करने की जो घोषणा हुआ था वो कब किया गया था, तो 1911 में जो है ना दिल्ली के दरबार में किया गया था। तो बिहार को अलग करने की जो घोषणा हुआ था 1911 की दिल्ली दरबार में किया गया था। आगे कह रहा है कि सज्जनानंद सिन्हा को आधुनिक जो है ना बिहार का जन्मदाता कहा जाता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि आधुनिक बिहार का जन्मदाता किसे कहा जाता है, तो सज्जनानंद सिन्हा को कहा जाता है। तो आधुनिक बिहार का जन्मदाता किसे बोलते हैं, तो सज्जनानंद सिन्हा को जो है ना आधुनिक बिहार का जन्मदाता कहा जाता है। आगे कह रहा है कि 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का जो है ना अलग बैठक का आयोजन किया गया। इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का जो है ना अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया। तो यहाँ पे कह रहा है कि 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का अगला बैठक हुआ। पहला हुआ तो 9 दिसंबर को, उसके बाद क्या हुआ, 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का अगला बैठक का आयोजन किया गया। और इसमें जो है ना डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का जो है मतलब जो है ना अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। तो अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, सज्जनानंद सिन्हा थे। लेकिन अगर अस्थायी अध्यक्ष का बात करेगा तो कौन होगा, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। आगे देखिए, कह रहा है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है ना बिहार से थे। कहाँ से थे, बिहार से थे। और ये संविधान सभा का दूसरा अध्यक्ष थे। कौन थे, दूसरा मतलब अस्थायी अध्यक्ष थे। और ये संविधान सभा का जो है ना पहला क्या, तो अस्थायी अध्यक्ष थे। अगर यहाँ पे पहला अस्थायी अध्यक्ष बोलेगा तो कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और बाद में संविधान सभा द्वारा इन्हें भारत का जो है ना प्रथम राष्ट्रपति के रूप में चुन लिया गया था। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इसी बैठक में 2 उपाध्यक्षों का चुनाव होता है। एक होता है हरेंद्र कुमार मुखर्जी और एक कृष्णामाचारी। और संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार बोलेगा तो BN राव को नियुक्त किया जाता है। तो संविधान सभा के वैधानिक सलाहकार बोलेगा किसको नियुक्त किया जाता है, तो BN राव को नियुक्त किया जाता है। और नेक्स्ट है 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा के समक्ष जो है ना उद्देश्य प्रस्ताव लाया जाता है। तो यहाँ पे कह रहा है कि 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा के जो समक्ष है ना उद्देश्य प्रस्ताव लाया जाता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि जो 22 जनवरी 1947 को स्वीकार कर लिया जाता है या पारित कर दिया जाता है। यही उद्देश्य प्रस्ताव के बाद भारतीय संविधान के प्रस्तावना का जो है ना रूप ले लेती है। तो यहाँ पे याद रखिएगा कि कह रहा है कि जो 22 जनवरी मतलब यहाँ पे याद रखिएगा 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव लाया जाता है, जो 22 जनवरी 1947 को स्वीकार कर लिया जाता है और यह जो है ना पारित कर दिया जाता है। और यही उद्देश्य प्रस्ताव बाद में भारतीय संविधान का प्रस्तावना का क्या है, तो रूप ले लेती है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए, कह रहा है कि 26 नवंबर 1949 इस दिन जो है ना संविधान को आंशिक रूप से लागू कर दिया जाता है। मतलब 26 नवंबर 1949 को इस दिन संविधान को आंशिक रूप से लागू कर दिया जाता है। अर्थात यहाँ पे क्या कह रहा है, अर्थात इस दिन संविधान की जो है ना संविधान पहली बार लागू होता है। तो याद रखिएगा कि 26 नवंबर 1949 को इस दिन संविधान को आंशिक रूप से लागू कर दिया जाता है। अर्थात इस दिन जो है ना संविधान जो है ना पहली बार क्या हुआ था, लागू होता है। इसलिए जो है ना 26 नवंबर को क्या मनाते हैं, संविधान दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं, संविधान दिवस कब मनाते हैं, 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है
24 जनवरी 1950 को इस दिन संविधान सभा का अंतिम बैठक का आयोजन किया जाता है। तो संविधान सभा का अंतिम बैठक बोलेगा तो कब किया जाता है, तो 24 जनवरी 1950 को किया जाता है। चलिए आगे पॉइंट देखिए, कह रहा इसी दिन संविधान सभा द्वारा 3 प्रमुख कार्य किए जाते हैं। पहला क्या है, तो राष्ट्रगान के रूप में जनगण मन को अपनाना और राष्ट्रीय गीत के रूप में वंदे मातरम को अपनाना। और तीसरा क्या है, संविधान सभा द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के राष्ट्रपति के रूप में चुना जाना। ये तीनों जो काम हुआ था, ठीक है। तो आगे देखिए, कह रहा है कि इसी दिन संविधान सभा के सदस्यों ने संविधान पर क्या किया, हस्ताक्षर किया था। और संविधान पर हस्ताक्षर संविधान सभा के 284 सदस्य द्वारा किया गया था। और कुल बोलेगा तो कितना सदस्य थे, 299 सदस्य थे। चलिए नेक्स्ट आइए, कह रहा है संविधान में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी, 15 था। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा कि संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी, तो 15 था। और 26 जनवरी 1950 इस दिन संविधान पूरी तरीके से अर्थात अंतिम रूप से लागू होता है। साथ ही निर्णय लिया जाता है कि भारत एक जो है क्या है, गणतंत्र देश होगा। तो याद रखिएगा कि 26 जनवरी 1950 को इस दिन जो है ना, 26 जनवरी 1950 को इस दिन संविधान पूरी तरीके से अर्थात अंतिम रूप से लागू होता है। और साथ ही निर्णय लिया जाता है कि भारत एक जो है ना गणतंत्र देश होगा। चलिए नेक्स्ट आइए, कह रहा इसीलिए 26 जनवरी को जो है ना गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। वैसे देश को गणतांत्रिक देश कहा जाता है जहां देश के मुखिया का चुनाव होता है, जैसे भारत का मुखिया राष्ट्रपति होते हैं एवं इनका चुनाव होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आइए, कह रहा है ब्रिटेन। कह रहा है ब्रिटेन में देश के मुखिया का चुनाव नहीं होता है, बल्कि खानदानी क्या है, चलता है। अतः ब्रिटेन क्या है, तो राजतांत्रिक है देश है, क्या है, राजतांत्रिक देश है। तो कह रहा कि ब्रिटेन में देश का मुखिया का चुनाव नहीं होता है, बल्कि खानदानी चलता है। अतः ब्रिटेन जो है ना राजतांत्रिक देश है। और आगे कह रहा है कि भारत को लोकतांत्रिक गणतांत्रिक देश कहना ज़्यादा उचित है, जबकि ब्रिटेन को लोकतांत्रिक राजतंत्र कहना उचित है। चलिए आगे देखिए, आगे कह रहा है कि भारतीय संविधान को बनने में कुल जो है ना 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा, ठीक है। और संविधान सभा को 2 कार्य जो है ना सौंपे गए। कितने कार्य, 2 कार्य। पहला है कि यह एक देश के लिए संविधान बनाना और दूसरा देश के लिए आम जो है ना कानून बनाना। आगे कह रहा है कि संविधान सभा का जो बैठक संविधान बनाने के लिए होता था, तब उसका अध्यक्षता जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करते थे। तो यहाँ पे कह रहा है कि संविधान सभा का बैठक संविधान बनाने के लिए होता था, तब उसका अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करते थे। नेक्स्ट है, जबकि संविधान सभा का बैठक आम कानून बनाने के लिए जो है ना होता था, तब उसका अध्यक्षता गणेश वासुदेव मवलंकर करते थे। नेक्स्ट है, संविधान सभा देश की प्रथम संसद या देश का अंतरिम संसद के रूप में कार्य किया। तो यहाँ भी याद रखिएगा कि संविधान सभा जो है ना देश की प्रथम संसद या देश की अंतरिम संसद के रूप में कार्य किया। नेक्स्ट है, यहाँ पे कह रहा है कि भारत में प्रथम आम चुनाव जो है 1951 से 52 में हुआ था। अक्टूबर 1951 से फरवरी 1952 में क्या हुआ, संपन्न हुआ। तो भारत में जो प्रथम आम चुनाव हुआ था 1951 से 52 में संपन्न हुआ था, मतलब हुआ था। तो लाइक क्वेश्चन हमारे 74 पे कह रहा है कि संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था, कब, बताइए। यहाँ पे कह रहा है कि संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव जो प्रस्तुत किया गया था, कब किया गया था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 13 दिसंबर 1946 को किया गया था। तो उद्देश्य प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू द्वारा जो है ना लाया गया था। उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा लाया गया था, तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लाया गया था। और संविधान सभा द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव जो है ना 22 जनवरी 1947 को जो है पारित हुआ था। और बाद में ही उद्देश्य प्रस्ताव संविधान में प्रस्तावना का क्या है, रूप ले लेता है। चलिए नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन 75 का रहा है कि राज पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार है, उस कथन को किस विचारक का जो है न है, बताइए। कह रहा है कि राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार है, उस उक्त कथन किस विचारक का था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, हेगेल का था। किसका था, हेगेल का। तो कह रहा है हेगेल जो है ना जर्मनी का निवासी था। कहाँ का, जर्मनी का निवासी था। इसका प्रमुख रचना बोलेगा तो न्याय का सिद्धांत बोलेगा किसका है, तो हेगेल का है। और राज्य के जो है ना 4 प्रमुख तत्व है। पहला क्या है, भूमि, जनसंख्या, सरकार एवं क्या है, संप्रभुता। अरस्तु जो है यूनान के प्रसिद्ध दार्शनिक था। जो अरस्तु था यूनान के प्रसिद्ध जो है दार्शनिक थे। और सिकंदर महान के गुरु बोलेगा अरस्तु, और अरस्तु गुरु प्लेटो, और प्लेटो गुरु क्या है, सुकरात थे। तो सिकंदर महान के गुरु बोलेगा अरस्तु, अरस्तु गुरु बोलेगा प्लेटो, और प्लेटो गुरु बोलेगा तो सुकरात। और इन सभी का जो है ना संबंध किससे है, तो यूनान से है। चलिए क्वेश्चन नंबर 76 पे करा निम्नलिखित में से क्या भारत का नागरिक बनने के लिए जो है ना आवश्यक नहीं है, बताइए। करा निम्नलिखित में से क्या भारत का नागरिक बनने के लिए आवश्यक नहीं है। इसमें का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, अधिकृत संपत्ति। लेकिन जो है ना वंशानुक्रम है, जन्म है, देशीकरण है। तो करा नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 के तहत वर्तमान में जो है ना भारत में 5 तरह की नागरिकता का प्राप्त किया जा सकता है। तो कह रहा है कि नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 के तहत वर्तमान में भारत में 5 तरह के से जो नागरिकता प्राप्त किया जा सकता है। पहला क्या है, जन्म से, वंश के आधार पर, और पंजीकरण द्वारा, और क्या है प्राकृतिक रूप से देशीकरण द्वारा, और क्षेत्र समाविष्टि द्वारा। ठीक है, ये 5 तरह से जो है ना प्राप्त किया जा सकता है। चलिए आगे देखिए। हाँ, ये कह रहा है कि भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है, और यह प्रावधान ब्रिटेन के संविधान से जो है लिया गया था।
तो कह रहा है ना कि भारत में जो है ना एकल नागरिकता का प्रावधान है, यह प्रावधान कहाँ से लिया गया? ब्रिटेन के संविधान से लिया गया। अर्थात ब्रिटेन में क्या एकल नागरिकता है। अमेरिका एवं स्विट्जरलैंड में क्या है? दोहरी नागरिकता है। अमेरिका स्विट्जरलैंड में क्या है? तो दोहरी नागरिकता है, लेकिन ब्रिटेन में क्या एकल नागरिकता है। और भारतीय संविधान के भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता के बारे में चर्चा किया गया है। आगे कह रहा है नागरिकता से संबंधित कानून बनाने का अधिकार जो है ना संसद को है। किसको है? संसद को। और ऐसे मौलिक अधिकार जो केवल भारतीयों को प्राप्त है, कितना है? कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 15, 16, 19, 29, 30 है। ये भी देखिए क्वेश्चन जो है ना बिहार दरोगा में पूछा हुआ क्वेश्चन। तो यहाँ पे याद रखिएगा कि ऐसे मौलिक अधिकार जो केवल भारतीयों को प्राप्त हैं वो कौन कौन है? अनुच्छेद 15, 16 और क्या है? तो 19, 29, 30। 15, 16, 19, 29, 30 है। नेक्स्ट कह रहा है कि भारत में केवल जो है ना केवल नागरिक ही मतदान कर सकता है और चुनाव लड़ सकता है, विदेशी नहीं। देश के संवैधानिक पदों पर केवल भारतीय ही नियुक्त हो सकते हैं और कोई भारतीय यदि स्वेच्छा से दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो भारत की नागरिकता अपने आप जो है ना समाप्त हो जाएगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 77 पे कह रहा है कौन से मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों के लिए जो है ना उपलब्ध है। देखिए क्वेश्चन आ गया ना, कह रहा है कौन से मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों के लिए उपलब्ध है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, अनुच्छेद 15, 16, 19, 29। तो कह रहा है कि अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 के तहत मिले अधिकार केवल भारतीयों को प्राप्त है, जबकि अन्य मौलिक अधिकार भारतीयों के साथ साथ विदेशियों को भी क्या है? तो प्राप्त है। आगे कह रहा है कि इस भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार की चर्चा भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक किया गया है। तो कह रहा है कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार की चर्चा भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक किया गया है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के भाग 3 को भारतीय संविधान का जो है ना मैग्ना कार्टा या अधिकार पत्र कहा जाता है। और भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार का समावेशन जो है ना अमेरिका के संविधान के तर्ज पर किया गया है। तो यहाँ पे कह रहा है कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार का समावेशन, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार का जो समावेशन है संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान के तर्ज पर किया गया है। और संविधान बनने के समय मौलिक अधिकार की संख्या कितना था? 7 था। और वर्तमान में इसकी संख्या कितनी है? तो 6 है। नेक्स्ट कह रहा है कि 40वां संविधान संशोधन 1978 के तहत संपत्ति के अधिकार को जो है ना मौलिक अधिकार से हटा दिया गया। तो कह रहा है कि 40वां संविधान संशोधन 1978 के तहत संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया और वर्तमान में संपत्ति के अधिकार को अनुच्छेद 301 में रखा गया और यह मात्र में एक जो है ना एक विधि का अधिकार है। नेक्स्ट कह रहा है कि पहले संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार था एवं अनुच्छेद 31 में रखा गया था और इसे समाप्त कर दिया गया। छठा क्या है? मौलिक अधिकार है, मतलब इसमें 6 में जो है ना 6 तरह के मौलिक अधिकार होते हैं। कौन कौन होते हैं? देखिए 6 तरह क्या है तो मौलिक अधिकार होते हैं। पहला क्या है? तो विधि के समानता, मतलब समानता है कितना से कितना? अनुच्छेद 64 से 18 है। तो याद रखिए ना कि वर्तमान में कितना है? तो 6 मौलिक अधिकार है। पहला विधि के समता बोलेगा तो अनुच्छेद 14 से 18 और दूसरा बोले स्वतंत्रता का अधिकार बोलेगा कितना है? तो अनुच्छेद 19 से 22 और शोषण के विरुद्ध अधिकार बोलेगा तो अनुच्छेद 23 से 24 और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार बोलेगा अनुच्छेद 25 से 28। तो याद रखिएगा 6 प्रकार। और पाँचवा क्या है ना? पाँचवा क्या? अल्पसंख्यक को शिक्षा एवं संस्कृति संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29 और 30 है। और नोट में दिया हुआ कि संपत्ति के अधिकार अनुच्छेद 31 वर्तमान में यह मौलिक अधिकार नहीं है बल्कि यह विधि का अधिकार है। और छठा बोलेगा संवैधानिक उपचारों का अधिकार कितना? अनुच्छेद 32 में है। तो 6 जो मौलिक अधिकार है उसको याद रखिएगा कि विधि के समानता बोलेगा तो अनुच्छेद 14 से 18 और स्वतंत्रता का अधिकार बोले अनुच्छेद 19 से 22 और शोषण के विरुद्ध अधिकार बोलेगा तो अनुच्छेद 23 से 24 और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार बोले अनुच्छेद 25 से 28 और पाँचवा संख्या की शिक्षा एवं संस्कृति संबंधी अधिकार बोलेगा तो अनुच्छेद 29 और 30। और नोट में है संपत्ति के अधिकार अनुच्छेद 51 मतलब अनुच्छेद 31 वर्तमान में यह मौलिक अधिकार नहीं है बल्कि यह विधिक अधिकार है। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार बोलेगा कितना? अनुच्छेद 32 है। आगे कर अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा जो है ना संविधान की आत्मा हृदय कहा था। तो अगर डॉक्टर अनुच्छेद जो है ना मतलब 32 को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा, संविधान की जो है ना मतलब संविधान की आत्मा और संविधान की आत्मा या हृदय कहा था। और नोट में संविधान की प्रस्तावना को संविधान की जो है ना आत्मा कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 78 पे कह रहा है कि भारतीय संविधान में प्रारंभ में मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान नहीं था। संविधान संशोधन द्वारा संविधान के किस भाग में इसका समावेश किया गया? कह रहा है कि भारतीय संविधान में प्रारंभ में मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान नहीं था। संविधान संशोधन द्वारा संविधान के किस भाग में इसका समावेश किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, भाग 4 का ए। क्या होगा? भाग 4 का ए। तो कह रहा है कि मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य उसका उल्लेख नहीं था और इसे इंदिरा गांधी सरकार द्वारा 1976 में भारतीय संविधान में जो है ना शामिल किया गया। सरदार स्वतंत्र समिति की सिफारिश पर मूल कर्तव्य को शामिल किया गया। और 22वां संविधान संशोधन 1976 के तहत भारतीय संविधान में 10 जो है ना 10 मूल कर्तव्य को शामिल किया गया था। ठीक है। आगे कह रहा है कि भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य सोवियत संघ मतलब रूस के संविधान के तर्ज पर लिया गया है। तो भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य बोला सोवियत संघ मतलब रूस के संविधान के तर्ज पर डाला गया है। और मूल कर्तव्य को भारतीय जो है संविधान के भाग 4 के ए अनुच्छेद 51 के ए में रखा गया है। शुरुआत में मूल कर्तव्यों की संख्या बोलेगा 10 थी और बढ़कर जो है 11 हो गया। कितना? 11। आगे कह रहा है कि 11वें मूल कर्तव्य बोलेगा 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत जो है ना शामिल किया गया था।
तो कह रहा है 11वां मूल कर्तव्य को 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत शामिल किया गया और 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा देना और प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा 11 मौलिक कर्तव्य, मतलब होगा कितना 11वां मौलिक कर्तव्य। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आइए 79 पे। कह रहा है लोकसभा के जो है अध्यक्ष अपना त्याग पद किसे संबोधित करता है, बताइए। कह रहा है कि लोकसभा का अध्यक्ष जो है अपना त्याग पद किसे संबोधित करता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपाध्यक्ष को। क्या होगा, उपाध्यक्ष को। ठीक है, तो आगे देखिए कह रहा है कि इस प्रश्न का चर्चा जो है पहले किया जा चुका, बिल्कुल बात सही है। तो लाइक क्वेश्चन नंबर 80 पे कह रहा है कि सत्य कथन को चुनिए। इसमें सत्य कथन को चुनना है, कौन सा कथन सत्य है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। लोकसभा में राष्ट्रपति 2 सदस्य जो है मनोनीत करते हैं। तो लोकसभा में जो है राष्ट्रपति 2 सदस्य को मनोनीत करते हैं। तो नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि वर्तमान में जो है मतलब कह रहा है कि वर्तमान में से क्या मतलब कह रहा है कि लोकसभा में राष्ट्रपति 2 सदस्य मनोनीत करते हैं और वर्तमान में से क्या क्या समाप्त कर दिया गया है। कह रहा है राज्यसभा में 12 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है और पहले लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किया जाता था और पर यह प्रावधान हटा दिया गया 104वां संविधान संशोधन के तहत। कह रहा है कि राष्ट्रपति, यहाँ पे कह रहा है कि राष्ट्रपति अब संसद में कुल सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। कह रहा है कि राष्ट्रपति जो है अब संसद में कुल कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है, मतलब कितना, तो 12, और पहले कितना 14 करता था, लेकिन 12 राज्यसभा से और 2 क्या है लोकसभा में। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 81 पे कह रहा है कि राज्यसभा में गणपूर्ति हेतु कितने सदस्यों की जो है आवश्यकता होती है, बताइए। कह रहा है कि राज्यसभा में गणपूर्ति हेतु कितने सदस्यों की आवश्यकता होती है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 25 होता है। कितना, 25। तो कह रहा है गणपूर्ति मतलब कोरम, बैठक के लिए अनिवार्य न्यूनतम सदस्य है और यह सदन कुल सदस्यों का जो है 10% या 1/10 होता है। और चूंकि राज्यसभा में कुल सदस्यों की संख्या बोलेगा 250 था, 250 है, अतः कोरम कितना होगा, 25 होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 82 पे कह रहा है कि संसद का प्राक्कलन समिति है, बताइए। संसद की प्राक्कलन समिति क्या है, ये जो है अस्थायी है। क्या है, तो अस्थायी है। तो कह रहा है कि संसद के कार्य में सहायता के लिए संसदीय समिति का निर्माण किया गया था। तो यहाँ पे कह रहा है कि संसद के कार्य में सहायता के लिए संसदीय समिति का निर्माण किया जाता है और संसदीय समिति जो है 2 तरह के होता है। संसदीय समिति जो होता है 2 तरह का होता है, पहला स्थायी समिति और दूसरा क्या है, तटस्थ समिति। तो कह रहा है स्थायी समिति किसे कहते हैं, तो अस्थायी रूप से अपना कार्य करती रहती है, और जबकि तटस्थ समिति क्या है, तो जो है तटस्थ समिति का गठन कोई निश्चित उद्देश्य के साथ किया जाता है और उससे उद्देश्य पूरा होते ही समिति को जो है समाप्त कर हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए संसदीय समिति जो है 2 तरह का होता है, एक अस्थायी समिति, एक तटस्थ समिति। और अस्थायी समिति में क्या है, तो अस्थायी रूप से जो है अपना कार्य करती रहती है, और जबकि तटस्थ में जो है समिति का गठन कोई निश्चित उद्देश्य के साथ उद्देश्य पूरा होते ही समिति भी समाप्त हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट कर रहा है कि संसदीय समिति के अध्यक्ष का चुनाव लोकसभा अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। तो संसदीय समिति के अध्यक्ष का चुनाव लोकसभा अध्यक्ष द्वारा किया जाता है और किसी समिति में लोकसभा अध्यक्ष भी सदस्य हो तो सभी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष द्वारा जो है किया जाता है। यदि किसी समिति में लोकसभा उपाध्यक्ष सदस्य हो तो उस समिति में जो है उस समिति की अध्यक्षता लोकसभा उपाध्यक्ष द्वारा किया जाता है, पर उसमें लोकसभा अध्यक्ष सदस्य नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे कह रहा है कि लोकलेखा समिति क्या है, तो कह रहा है मूल रूप से इसकी स्थापना 1921 में भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत किया गया था। इसमें कुल 22 सदस्य होते हैं। ठीक है, तो कह रहा है लोकलेखा समिति के बारे में बोल रहा है कि मूल रूप से इसकी स्थापना 1921 में भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत किया गया था और इसमें कुल 22 सदस्य जो है होते थे। आगे कह रहा है लोकसभा में जो है लोकसभा 15 लोकसभा से और 7 क्या है, तो राज्यसभा से। किसी भी तंत्र को इस्तीफा जो है किसी भी मंत्री को इसका सदस्य नहीं चुना जाता है, मतलब किसी भी मंत्री को इसका सदस्य नहीं चुना जाता है। और आगे कह रहा है इसे लघु लोकसभा और या लघु संसद भी कहा जाता है और इसे सभी संसद समिति का जननी कहा जाता है। और 1967 में इसका अध्यक्ष जो है विपक्षी दल का नेता होता है। मुख्य कार्य क्या है, तो CAG की रिपोर्ट की जांच करना। ठीक है, और यह समिति अपना रिपोर्ट लोकसभा अध्यक्ष को जो है सौंपता है। नेक्स्ट है प्राक्कलन समिति। इसमें कह रहा है प्राक्कलन समिति में क्या होते हैं, देखिए कह रहा है कि इसमें कुल जो है 30 सदस्य होते हैं। याद रखिए प्राक्कलन समिति में कितने सदस्य होते हैं, 30 सदस्य होते हैं और सभी सदस्य जो है लोकसभा से क्या होते हैं, चुने जाते हैं। याद रखिएगा, तो प्राक्कलन समिति में टोटल कितने सदस्य होते हैं, तो 30 सदस्य होते हैं और सभी सदस्य लोकसभा से क्या होते हैं, चुने जाते हैं। और सभी राजनीतिक दलों को इसमें प्रतिनिधित्व मिलता है, सभी राजनीतिक दलों को जो है इसमें प्रतिनिधित्व क्या होता है, मिलता है, और कोई मंत्री इसका सदस्य नहीं हो सकता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। आगे कह रहा है कि प्राक्कलन समिति में जो है अध्यक्ष हमेशा सत्तारूढ़ पार्टी का होता है। क्या होता है, सत्तारूढ़ पार्टी का होता है और इसे लोक लेखा समिति का जुड़वा वाहन कहते हैं। तो प्राक्कलन समिति को जो है लोक लेखा समिति क्या कहा जाता है, जुड़वा वाहन कहा जाता है। और इसका मुख्य कार्य क्या होता है, प्राक्कलन समिति का जो मुख्य काम होता है क्या होता है, बजट में सम्मिलित अनुमानों की जाँच करना और लोक व्यय में मितव्ययता को सुझाव देना और सरकार को कर खर्चा कम करने पर सुझाव देना।
चलिए नेक्स्ट देखिए कह रहा है इसे सतत आर्थिक समिति को जो है ना प्राक्कलन समिति को क्या कहते हैं, सतत आर्थिक समिति भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सतत आर्थिक समिति भी कहा जाता है। अपना रिपोर्ट जो है ना प्राक्कलन समिति अपना रिपोर्ट संसद को क्या करती है, प्रस्तुत करता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन आएगा कि प्राक्कलन समिति जो है ना अपना रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करती है, तो संसद को प्रस्तुत करती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 83 पे कह रहा है कि भारत के किस राज्य में द्विसदनीय विधायिका जो है ना नहीं है, बताइए। कह रहा है कि भारत के किस राज्य में द्विसदनीय विधायिका नहीं है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। पंजाब में नहीं है लेकिन बिहार में है, उत्तर प्रदेश में है, जम्मू कश्मीर में है। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है ना कि सी में, देखिए यहाँ पे तो प्रेजेंट में तो नहीं होगा। देखिए कह रहा है कि सी में प्रश्न जब प्रश्न पूछा गया था उस समय जम्मू कश्मीर द्विसदनीय विधायिका के साथ एक राज्य था, लेकिन वर्तमान में यह जो है विधानसभा के साथ यह केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, आगे कह रहा है कि भारत के जो है ना मात्र 6 राज्य द्विसदनीय विधायिका है, जिसका ट्रिक होता है TAMBUK। मतलब वर्तमान में जो है ना भारत में क्या है, भारत के मात्र 6 राज्य में द्विसदनीय विधायक व्यवस्थापिका है। क्या है, व्यवस्थापिका है। उसका ट्रिक कौन कौन क्या होता है, TAMBUK। मतलब टी से हो गया तेलंगाना, ठीक है, टी से तेलंगाना, ए से आंध्र प्रदेश, एम से हो गया महाराष्ट्र, बी से बिहार, यू से क्या होगा उत्तर प्रदेश, और के से होगा कर्नाटक। ये सभी 6 राज्य में जो है द्विसदनीय क्या है, व्यवस्थापिका है। आगे कह रहा है कि भारत के 22 राज्य में क्या है, एक सदनीय विधायिका है। तो भारत के 22 राज्य में क्या है, एक सदनीय विधायिका है। और राज्य विधानमंडल या व्यवस्थापिका यह है ना, यह विधायिका। देखिए इस बारे में कह रहा है उस सदन को विधान परिषद कहते हैं। क्या कहते हैं, उस सदन को क्या कहते हैं, विधान परिषद कहा जाता है। जबकि निम्न सदन को जो है विधानसभा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, विधानसभा। अब विधानसभा सभी 28 राज्यों में है, जबकि विधान परिषद जो है केवल 6 राज्य में है। तो विधानसभा जो है ना सभी 28 राज्यों में है, जबकि विधान परिषद जो है केवल 6 राज्यों में है। नेक्स्ट कर रहा है कि 28 राज्यों के अतिरिक्त 3 ऐसे केंद्रशासित प्रदेश हैं जहाँ विधानसभा जो है ना विधानसभा है, दिल्ली, पांडिचेरी, जम्मू कश्मीर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आइए कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 84 पे कह रहा है कि वित्त आयोग, कह रहा है कि वित्त आयोग के सदर में गलत कथन को चुनिए। कह रहा है कि वित्त आयोग के सदर में गलत कथन को चुनिए। इसमें कौन सा जो है ना वित्त आयोग के बारे में गलत है। देखिए पहला कह रहा है कि वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिश राष्ट्रपति पर बाध्यकारी होता है। क्या है, यही क्या है, गलत है। और आगे देखिए कह रहा है कि वित्त आयोग के अध्यक्ष पद के लिए योग्यता संविधान से क्या है, निर्धारित की गई। बिल्कुल क्या है, तो सही है। और अभी तक 15 वित्त आयोग का जो है ना गठन किया जा चुका है। बिल्कुल क्या है, तो सही है। और संविधान के अनुच्छेद जो है ना 280 के अनुसार वित्त आयोग का गठन किया जाता है। बिल्कुल क्या है, ये भी कथन सही है। तो बी, सी और डी क्या है, सही है, लेकिन ए क्या है, गलत है। तो कह रहा है देखिए कि वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिश राष्ट्रपति पर बाध्यकारी होता है, यही क्या है, गलत था। और वित्त आयोग के बारे में मतलब फिनांस कमीशन, इसका अन्य नाम जो है ना केंद्रीय वित्त आयोग होता है, मतलब बोल सकते हैं। और आगे कह रहा है कि संविधान के अनुच्छेद 280 में जो है वित्त आयोग का गठन की चर्चा किया गया है। तो संविधान के जो है अनुच्छेद कितना में, तो अनुच्छेद 280 में जो है ना वित्त आयोग के गठन की चर्चा किया गया है। और जिसका गठन जो है राष्ट्रपति करता है। कौन करता है, राष्ट्रपति करते हैं। नेक्स्ट है राष्ट्रपति जो है ना राष्ट्रपति ही एक ही अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य को नियुक्त करते हैं। और इसका मुख्य काम क्या होता है, तो यह केंद्र एवं राज्य के बीच वित्त का उचित बंटवारे का सुझाव देता है। नेक्स्ट है एक आयोग द्वारा की गई सिफारिश राष्ट्रपति के लिए जो है ना सिर्फ सलाहकारी होता है। ठीक है, आगे कह रहा है कि अब तक 16 वित्त आयोग का गठन किया जा चुका है। और 15वें वित्त आयोग का जो है ना कार्यकाल बोलेगा 2021 से क्या है, 2026 तक है। और 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, NK सिंह है। और 16वें वित्त आयोग बोलेगा तो कौन है, अमित प्रगड़िया। मतलब ये जो है ना अमित प्रगड़िया है। और नोट में दिया हुआ है कि राज्य सरकार एक स्थानीय निकाय के बीच वित्त बंटवारे के लिए राज्यपाल द्वारा राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाता है। तो यहाँ पे याद रखिए कि 15वें वित्त आयोग का कार्यकाल कितना से कितना तक है, तो 2021 से 2026 तक है। मतलब 26 में जो है ना वित्त आयोग का जो प्रेजेंट में जो है उनका क्या होगा, समाप्त हो जाएगा। ठीक है, और मतलब जो NK सिंह है। आगे कह रहा है कि जो नोट में कह रहा है कि और 16 में कौन है, तो 16 में जो बनेंगे ना, कौन बनेंगे, तो अरविंद प्रगड़िया बनेंगे। तो नोट में कह रहा है कि राज्य सरकार एवं स्थानीय निकाय के बीच वित्त बंटवारे के लिए राज्यपाल द्वारा राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाता है। और राज्य वित्त आयोग के गठन की चर्चा किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद 243 में है। तो राज्य वित्त आयोग के गठन की चर्चा किस अनुच्छेद में है, तो 243 में है। चलिए क्वेश्चन नंबर 85 पे कह रहा है कि सत्य कथन को चुनिए। इसमें जो है ना सही कथन कौन सा है। देखिए पहला कह रहा है ना कि वित्त आयोग क्या है, संवैधानिक निकाय है। बिल्कुल क्या है, यही कथन क्या है, बिल्कुल सही है। बाकी का सारा क्या है, गलत है। ठीक है, देखिए इसमें दिया हुआ है ये कह रहा है कि वित्त आयोग क्या संवैधानिक निकाय है, और बाकी सब क्या है, गलत दिया गया है। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। नेक्स्ट ईयर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पॉलिटी में क्या है, बिहार पुलिस अवर निरीक्षक प्रारंभिक परीक्षा का हल प्रश्न पत्र कितना है, तो 26/2018 का है। इसका आगे कंटिन्यू करते हैं। एक आज़ादी के बाद भाषा के आधार पर भारत के राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष हुआ था, बताइए। आज़ादी के बाद भाषा के आधार पर भारत के राज्यों का जो पुनर्गठन हुआ था किस वर्ष हुआ था,
तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1956 में हुआ था। कब हुआ था? 1956 में हुआ था। आय कर आज़ादी के बाद भाषा के आधार पर भारत के राज्यों का पुनर्गठन जो है ना 1956 में हुआ था, और 1 नवंबर 1956 को राज्यों का पुनर्गठन किया गया था। नेक्स्ट है फजल अली की अध्यक्षता में, फजल अली की अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया गया था। इसने 16 राज्य 3 केंद्र शासित प्रदेश बनाने की सिफारिश की थी। संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के तहत राज्यों का पुनर्गठन किया गया और भारत सरकार ने 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाया। तो यहाँ पे कह रहा है कि संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के तहत राज्यों का पुनर्गठन किया गया और भारत सरकार ने 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाया था। और वर्तमान में जो है ना 28 राज्य और 8 क्या है केंद्र शासित प्रदेश हैं। अक्टूबर 1953 में अक्टूबर 1953 ईस्वी में भाषा के आधार पर प्रथम राज्य बोलेगा तो कौन सा है? आंध्र प्रदेश को बनाया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 87 पे कह रहा है कि भारत का कोई नागरिक अपनी नागरिकता को जो है ना त्यागेगा यदि वह क्या है? बताइए। कह रहा है कि भारत का कोई नागरिक अपनी नागरिकता को त्यागेगा यदि वह क्या है? बताइए। इस ऑप्शन को पढ़िए, बताइए क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2। क्या होगा? 1 और 2। मतलब यदि वह जो है ना भारतीय नागरिकता का परित्याग करता है और इसमें 2 नंबर में स्वेच्छा से किसी अन्य देश का नागरिकता प्राप्त करता है तो क्या होगा? उसका जो है ना भारत का नागरिकता क्या होगा? ऑटोमेटिक क्या होगा? खत्म हो जाएगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 और 2 होगा। आगे देखिए कह रहा है कि भारतीय संविधान में नागरिकता के बारे में उल्लेख जो है ना भाग 2 के अनुच्छेद 5 से 11 तक है। तो कह रहा है कि भारतीय संविधान में नागरिकता के बारे में उल्लेख जो है भाग 2 के अनुच्छेद कितना से कितना तक है? तो अनुच्छेद जो है ना 5 से 11 तक है। ठीक है, चलिए आगे देखिए आगे कह रहा है कि भारत में एकल नागरिकता को अपनाया गया और यह प्रावधान जो है ना ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि भारत में जो है ना एकल नागरिकता को अपनाया गया और यह जो प्रावधान है किस देश से लिया गया? तो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। और भारत में सिर्फ भारत के देश के नागरिकता दिया जाता है, अलग से राज्यों का नहीं। हालांकि पहले जम्मू कश्मीर में दोहरी नागरिकता था परंतु अब नहीं है। नेक्स्ट कह रहा है कि भारत का नागरिक जो है ना भारत का नागरिक एक ही समय में केवल भारत का जो है ना नागरिक हो सकता है, दूसरे देश का नहीं। तो यहाँ पे कह रहा है कि भारत का जो नागरिक है एक ही समय में केवल भारत का नागरिक जो है हो सकता है लेकिन दूसरे देश का नहीं हो सकता है। अगर कोई भारतीय नागरिक स्वेच्छा मतलब खुद से विदेशी नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो उसकी भारतीय नागरिकता अपने आप क्या होगी? समाप्त हो जाएगी। अगर किसी देश का अगर कोई व्यक्ति अगर दूसरे देश का नागरिकता अगर लेगा तो उसका क्या होगा? अपने आप क्या होगा? तो उसका भारत देश का नागरिकता क्या होगा? समाप्त हो जाएगा। आगे कह रहा है कि अमेरिका में दोहरी नागरिकता प्रचलन में है और एक देश एवं दूसरे राज्य का भी। ठीक है, एक देश का एवं दूसरे राज्य का भी। नेक्स्ट कह रहा है कि अमेरिका का नागरिक एक ही समय में दूसरे देश का भी नागरिक हो सकता है। जो अमेरिका के जो नागरिक हैं एक समय में जो है ना दूसरे देश का भी नागरिक हो सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 88 पे कर निम्नलिखित में से कौन सा एक आदेश किसी व्यक्ति को गैर कानूनी ढंग से बंदी बनाए जाने पर उसका स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी किया जाता है? बताइए। यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक आदेश किसी व्यक्ति को गैर कानूनी ढंग से बंदी बनाए जाने पर उसका स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, बंदी प्रत्यक्षीकरण। क्या होगा? बंदी प्रत्यक्षीकरण होगा। तो कह रहा है कि नागरिकों के लिए मौलिक अधिकार का रक्षक मतलब गारंटर उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय दोनों होता है। तो नागरिकों के लिए जो है ना मौलिक अधिकार का रक्षक और गारंटर उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय दोनों होता है। और नागरिकों के मौलिक अधिकार की रक्षा के लिए उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय दोनों रीट जारी कर सकता है। तो यहाँ पे कह रहा है कि नागरिकों के मौलिक अधिकार की रक्षा के लिए उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय दोनों रीट जारी कर सकता है। और नेक्स्ट है कि रीट एक जो है ना रीट एक तरह का अज्ञात पत्र होता है, आज्ञा पत्र होता है। क्या होता है? आज्ञा पत्र होता है। अनुच्छेद 32 के तहत उच्चतम न्यायालय एवं अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय जो है ना 5 तरह के क्या होता है? रीट जारी कर सकता है। तो अनुच्छेद 32 के तहत जो उच्चतम न्यायालय करेगा सुप्रीम कोर्ट करेगा। अनुच्छेद 226 के तहत जो उच्च न्यायालय जो है ना 5 तरह के रीट जारी कर सकता है। और रीट का जो प्रकार होता है क्या है? देखिए कह रहा है बंदी प्रत्यक्षीकरण। तब यह तब जारी किया जाता है जब किसी व्यक्ति को अवैध तरीके से गिरफ्तार कर लिया हो गया हो, तब क्या होगा? बंदी प्रत्यक्षीकरण जो है ना जारी किया जाएगा। और नेक्स्ट अवैध गिरफ्तारी के संबंध में बंदी प्रत्यक्षीकरण जारी किया जाता है और इससे जो है ना रीट से नागरिकों को व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा होता है। नेक्स्ट है परमादेश। परमादेश क्या होता है? इसका अर्थ होता है हम आदेश देते हैं। ये भी क्वेश्चन जो है ना बार बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि परमादेश का जो अर्थ होता है क्या होता है? तो हम आदेश देते हैं। और यह जो है ना रीट सार्वजनिक पदाधिकारियों या संस्थाओं के खिलाफ जारी किया जाता है। इस रीट के माध्यम से उन्हें अपने कार्य करने के लिए सक्रिय करने का प्रयास किया जाता है। किसे? परमादेश के तहत। नेक्स्ट है प्रतिषेध। प्रतिषेध क्या होता है? तो प्रतिषेध इसका अर्थ क्या होता है? तो मना कर देना। प्रतिषेध का जो अर्थ होता है क्या होता है? मना कर देना। और यह रीट उच्चतर न्यायालय द्वारा निम्नतर न्यायालय को जारी किया जाता है और उन्हें कार्य करने से रोका जाता है।
उच्चतर न्यायालय द्वारा निम्नतर न्यायालय को कहा जाता है कि अमुक कार्य आपके कार्य क्षेत्र में नहीं आता, इसके ऊपर कार्रवाई ना करें। चलिए नेक्स्ट आइए, आगे देखिए कह रहा है कि यह जो है ना, यह रीट क्या अक्रिय करता है। आय उत्प्रेषण, उत्प्रेषण क्या कर रहा है, इसका भी यह भी उच्चतर न्यायालय द्वारा निम्नतर न्यायालय को जारी किया जाता है और कहा जाता है कि जो केस आपके यहाँ मतलब पेंडिंग मतलब लंबित है उसे हमारे यहाँ स्थानांतरित कर दीजिए, हम उसके ऊपर क्या है कार्रवाई करेंगे। ठीक है, उत्प्रेषण में कहा जाता है। और इस रीट की प्रकृति निवारक एवं सहायक दोनों होता है। नेक्स्ट, अधिकार परीक्षा अभिलेख क्या है। अधिकार परीक्षा अभिलेख क्या कहता है, तो इस रीट के माध्यम से न्यायालय द्वारा किसी अधिकारी से यह पूछा जाता है कि आप किस आधार पर जो है ना उस पद पर हैं, मतलब यह इसमें किसमें कहा गया, अधिकार परीक्षा अभिलेख में कहा गया। तो अधिकार परीक्षा अभिलेख में क्या कहा गया है कि इस रीट के माध्यम से न्यायालय द्वारा किसी अधिकारी से यह पूछा जाता है कि आप किस आधार पे जो है ना उस पद पर हैं, और इसे पोस्टमार्टम रीट भी कहा जाता है। जो है ना अधिकार परीक्षा अभिलेख को जो है पोस्टमार्टम रीट भी कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 89 पे कह रहा है कि भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री थी, कौन थी बताइए। भारत की पहली महिला जो मुख्यमंत्री थी कौन थी, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सुचेता कृपलानी। क्या होगा, सुचेता कृपलानी। तो कह रहा है कि भारत के जो है ना पहले मुख्यमंत्री कौन थे, सुचेता कृपलानी थी, उत्तर प्रदेश की। और भारत की पहली महिला राज्यपाल बोलेगा कौन थी, सरोजिनी नायडू थी, उत्तर प्रदेश की ही थी। और सरोजिनी नायडू से पूछे जाने वाले प्रश्न कौन कौन है, देखिए नीचे दिया हुआ है। कह रहा है जो है ना सरोजिनी नायडू को जो है इन्हें भारत का कोकिला कहा जाता है, जबकि स्वर कोकिला जो है ना लता मंगेशकर को बोलते हैं। तो यहाँ पे दो क्वेश्चन है, अगर भारत का कोकिला बोलेगा तो सरोजिनी नायडू, और स्वर कोकिला बोलेगा तो लता मंगेशकर को कहा जाता है। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाले प्रथम भारतीय महिला बोलेगा तो कौन थी, तो मतलब सरोजिनी नायडू ही थी 1925 के कानपुर अधिवेशन में। ठीक है, तो याद है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी, तो सरोजिनी नायडू थी। और जो सरोजिनी नायडू जो है ना 1925 के कानपुर अधिवेशन का जो है ना अध्यक्षता किया था। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाली प्रथम महिला बोलेगा एनी बेसेंट, जो ये थे आयरलैंड की थी, 1917 में जो है कोलकाता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। और सरोजिनी नायडू ने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक कहा था। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछेगा किसने जो है ना मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक कहा था, तो सरोजिनी नायडू ने कहा था। चलिए क्वेश्चन नंबर 90 पे कह रहा है कि भारत में नए राजनीतिक दल की अनुमति कौन देता है, बताइए। कह रहा है कि भारत में नए राजनीतिक दल को अनुमति कौन देता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो ए, चुनाव आयोग। क्या होगा, चुनाव आयोग। चलिए नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि भारतीय क्वेश्चन नंबर 91 कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44वें के अनुसार समान संहिता की परिकल्पना निम्नलिखित में से किन के लिए है, बताइए। यहाँ पे कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 के अनुसार समान संहिता की परिकल्पना निम्नलिखित में से किन के लिए है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, नागरिकों के लिए। किसके लिए, नागरिकों के लिए है। तो कह रहा है भारत में जो है दो तरह के कानून प्रचलन में है। भारत में जो है कितने तरह के हैं, तो दो तरह के जो है ना कानून प्रचलन में है। एक है आपराधिक कानून एवं क्या है, दूसरा है नागरिक कानून। तो आपराधिक कानून सभी नागरिकों के लिए क्या होता है, समान होता है। मतलब भारत में जो है ना दो तरह का कानून प्रचलन में, एक होता है आपराधिक कानून, दूसरा होता है नागरिक कानून। जो आपराधिक कानून होता है सभी नागरिकों के लिए क्या होता है, समान होता है। पर नागरिक कानून जैसे शादी विवाह, उत्तराधिकार, संपत्ति का लेन देन इत्यादि अलग अलग धर्मों में अलग अलग है। ठीक है, आगे कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 में कहा गया है कि भारत सरकार सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक कानून बनाने का प्रयास करेगी। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछेगा कि भारत सरकार सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक कानून बनाने का जो प्रयास करेगी किस अनुच्छेद में कहा गया है, तो अनुच्छेद 44 में कहा। किसमें, अनुच्छेद 44 में कहा गया है। अर्थात अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड का जो है ना चर्चा किया गया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे क्वेश्चन पूछेगा कि समान नागरिक संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड का वर्णन किस आर्टिकल में है, तो अनुच्छेद 44 में। आर्टिकल कितना है, 44 में है। और भारत का एकमात्र राज्य जहाँ समान नागरिक संहिता लागू है कौन सा है, तो गोवा। तो ये भी याद रखिएगा कि भारत का एकमात्र राज्य कौन सा है जहाँ समान नागरिक संहिता मतलब यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है, तो कौन सा राज्य है, तो गोवा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 92 पे कह रहा है कि भारत में राष्ट्रपति चुने जाने से पूर्व रामनाथ कोविंद कहाँ के गवर्नर थे, बताइए। कह रहा है कि भारत में राष्ट्रपति चुने जाने से पूर्व रामनाथ कोविंद कहाँ के गवर्नर थे, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बिहार के थे। कहाँ के, बिहार के थे। अब वर्तमान में राष्ट्रपति पर जो है ना फोकस मतलब कीजिएगा, मतलब वर्तमान जो है ना राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू, उन पे सर बोले हैं इस तरह से जो है ना आपको पकड़ बना के रखना है, कौन सा कैम का नंबर क्या है और क्या है राष्ट्रपति के बारे में, कौन कौन सा सारे जो मतलब जो भी क्वेश्चन बनता है उस पर जो है सारा आपको देख लेना है कि कौन सा क्वेश्चन, इसके पहले भी ऊपर हम करवा चुके हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 93 पे कर 8 अगस्त 2017 को भारत के नए उपराष्ट्रपति के रूप में किन्हें चुना गया था, बताइए। यहाँ पे कह रहा है ना कि अगस्त 2017 को भारत के नए उपराष्ट्रपति के रूप में किन्हें चुना गया था, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वेंकैया नायडू। किसको, वेंकैया नायडू को। तो वेंकैया नायडू जो है ना वर्तमान में मतलब उस समय चुना गया था, और वर्तमान में जो है जगदीप धनखड़ राष्ट्रपति 2022 से हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए कह रहा है कि उपराष्ट्रपति जो है ना, उपराष्ट्रपति देश का दूसरा सर्वोच्च पद होता है।
और उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका के संविधान से लिया गया। तो यहाँ क्वेश्चन पूछा है कि उपराष्ट्रपति का जो पद है वो किस देश के संविधान से लिया गया, तो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और उपराष्ट्रपति से संबंधित प्रमुख अनुच्छेद कौन कौन है देखिए। अगर यहाँ पूछेगा कि उपराष्ट्रपति के पद की चर्चा किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद 63 में है। उपराष्ट्रपति के पद की चर्चा किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद 63 में है। और उपराष्ट्रपति की शक्तियाँ एवं कार्य, उपराष्ट्रपति की शक्तियाँ एवं कार्य और उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद 64 में है। और नेक्स्ट है राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति उसके कार्यों को करता है किस अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 65 के तहत। तो राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति उनके कार्यों को करता है किस अनुच्छेद में, तो अनुच्छेद 65 के तहत करता है। नेक्स्ट है उपराष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद 66 में है। तो उपराष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद 66 में है। नेक्स्ट है उपराष्ट्रपति का कार्यकाल बोलेगा तो किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद 67 में, किस अनुच्छेद 67 में है। और नेक्स्ट है उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ ग्रहण बोलेगा तो किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद 69 में है। याद रखिएगा ये सब जो है ना उपराष्ट्रपति संबंधित क्या है, आर्टिकल है। नेक्स्ट कह रहा है कि उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम उम्र कितना होनी चाहिए, 35 वर्ष होनी चाहिए, अधिकतम कोई उम्र सीमा नहीं है। ठीक है, एक ही व्यक्ति अनगिनत बार जो है ना भारत का उपराष्ट्रपति बन सकता है। और उपराष्ट्रपति का चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल संक्रमणीय मत और गुप्त मतदान से होता है। तो उपराष्ट्रपति का जो चुनाव होता है अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल संक्रमणीय मत और क्या है, तो गुप्त मतदान से होता है। और नेक्स्ट कह रहा है उपराष्ट्रपति के चुनाव में संसद के सभी सदस्य मतलब निर्वाचित, मनोनीत और जो है ना भाग लेते हैं। तो उपराष्ट्रपति के चुनाव में जो है ना संसद के सभी सदस्य मतलब निर्वाचित और मनोनीत दोनों भाग लेते हैं। और उपराष्ट्रपति को पद की शपथ राष्ट्रपति या उसके द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति दिलाता है। और उपराष्ट्रपति का कार्यकाल बोलेगा कितना होता है, 5 वर्ष का होता है। नेक्स्ट कह रहा है कि 5 वर्ष के पहले भी राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र सौंप सकता है, मतलब 5 वर्ष के पहले भी राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र सौंप सकता है। नेक्स्ट है उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए महाभियोग की आवश्यकता नहीं होता है। क्या होता है, महाभियोग की आवश्यकता नहीं होता है। उसे राज्यसभा द्वारा संकल्प पारित कर पूर्ण बहुमत से हटाया जा सकता है, पर बाद में इसके लिए लोकसभा की सहमति जो है आवश्यक होता है। नेक्स्ट है उपराष्ट्रपति का प्रमुख कार्य राज्यसभा की अध्यक्षता करना होता है। जो उपराष्ट्रपति का जो प्रमुख काम होता है वो राज्यसभा की अध्यक्षता करना होता है। यदि राष्ट्रपति अपने कार्य को करने में असमर्थ हो वैसी स्थिति में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति जो है ना के कार्य करता है। तो कह रहा है यदि राष्ट्रपति अपने कार्य को करने में असमर्थ हो वैसी स्थिति में उपराष्ट्रपति जो है ना राष्ट्रपति के कार्य मतलब काम करता है। नेक्स्ट है उपराष्ट्रपति अधिकतम 6 महीना तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है। अगर मतलब जो है ना अगर राष्ट्रपति नहीं रहेंगे तो उपराष्ट्रपति जो अधिकतम 6 महीना तक क्या है तो राष्ट्रपति के रूप में काम कर सकते हैं, मतलब कार्य कर सकते हैं। नेक्स्ट है जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है तो वह राज्यसभा का अध्यक्षता नहीं करता है। अगर जो है ना अगर उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा तो वह राज्यसभा का अध्यक्षता नहीं करेगा। ठीक है, और जब उपराष्ट्रपति पढ़िएगा तो राष्ट्रपति भी पढ़ लीजिएगा, मतलब सर के द्वारा बोला गया है। चलिए आगे देखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 94 पे कह रहा है कि पंचायती राज का सबसे मुख्य भाग जो है ना क्या है बताइए। कह रहा है कि पंचायती राज का सबसे मुख्य भाग क्या है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ग्राम सभा है। क्या है, ग्राम सभा। तो कह रहा है कि ग्राम सभा जो है ना इसके बारे में क्या कह रहा है, यह गाँव में उन सभी व्यक्तियों का समूह होता है जिनका नाम मतदाता सूची में दर्ज है। तो कह रहा है ग्राम सभा क्या होता है, तो यह गाँव में उन सभी व्यक्तियों का समूह होता है जिनका नाम मतदाता सूची में दर्ज है। नेक्स्ट कह रहा है कि भारत में पंचायती राज का शुरुआत करने वाला पहला जो राज्य है ना वो राजस्थान था, 2 अक्टूबर 1959 को शुरुआत हुआ था। नेक्स्ट कह रहा है कि पंचायती राज का शुरुआत करने वाला दूसरा राज्य बोलेगा तो आंध्र प्रदेश, 11 अक्टूबर 1959 को शुरुआत हुआ था। नेक्स्ट कह रहा है कि 73वां संविधान संशोधन 1992-1993 के तहत पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया। तो यहाँ पे कह रहा है कि 73वां संविधान संशोधन में 1992-1993 के तहत पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया। और नेक्स्ट कह रहा है कि पंचायती राज जो है ना पंचायती राज 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ था, इस कारण से 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो यहाँ पे कह रहा है कि पंचायती राज जो है ना 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ था और इस कारण से 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस के रूप में मनाते हैं। और भारत में पंचायती राज का जो है ना पंचायती राज का इतिहास क्या है इसके बारे में देखिए। तो कह रहा है कि बिहार के वैशाली को लोकतंत्र या लोकतंत्र जो है ना मतलब भारत में पंचायती राज का इतिहास है। मतलब नेक्स्ट कह रहा है कि बिहार के वैशाली को लोकतंत्र या गणतंत्र का जननी कहा जाता है। तो यहाँ पे कह रहा है कि बिहार के वैशाली को लोकतंत्र या गणतंत्र की जननी कहा जाता है और वैशाली में लिच्छवियों का शासन था। नेक्स्ट है आधुनिक विश्व में लोकतंत्र का जननी एथेंस यूनान को कहा जाता है। तो आधुनिक विश्व में लोकतंत्र की जननी बोलेगा किसको कहा जाता है, एथेंस यूनान को कहा जाता है। और किस प्राचीन भारतीय राजवंश की विशेषता स्थानीय स्वशासन था, तो इसके बारे में कह रहा है कि चोल राजवंश। आधुनिक भारत में पंचायती राज का जनक किसे कहा जाता है, तो लॉर्ड रिपन को। तो यहाँ पे देखिएगा ना कि यहाँ पे कह रहा है कि आधुनिक विश्व में लोकतंत्र का जननी बोलेगा तो एथेंस यूनान को कहा जाता है। और किस प्राचीन भारतीय राजवंश की विशेष स्थानीय स्वशासन से था, तो चोल राजवंश का। और आधुनिक भारत में जो है ना पंचायती राज का जनक बोले किसे कहा जाता है, लॉर्ड रिपन को। और नेक्स्ट है
कि लॉर्ड रिपन द्वारा किया गया कार्य भारत में स्थानीय स्वशासन के लिए जो है ना मैग्ना कार्टा साबित हुआ। तो यहाँ पे कह रहा है कि लॉर्ड रिपन द्वारा किया गया कार्य भारत में स्थानीय स्वशासन के लिए मैग्ना कार्टा साबित हुआ और लॉर्ड रिपन को भारत का सबसे उदार शासक जो है ना कहा जाता है। ठीक है, ये फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने कहा था। तो यहाँ पे कहेगा ना क्वेश्चन में कि भारत का सबसे उदार शासक किसे कहा जाता है, तो लॉर्ड रिपन को। और किसने कहा था, तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने कहा था। तो नेक्स्ट है कर आज़ादी के बाद देश के विकास के लिए 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम मतलब कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम एवं 1953 में राष्ट्रीय विस्तार सेवा नेशनल एक्सटेंशन सर्विस शुरू किया गया था। तो यहाँ पे याद रखिएगा कि आज़ादी के बाद देश के विकास के लिए जो है ना 1952 में समुदाय विकास क्रम का मतलब समुदाय विकास कार्यक्रम एवं 1953 में राष्ट्रीय विस्तार सेवा शुरू किया गया। और नेक्स्ट 1957 में बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया एवं इनके सिफारिश पर ही 1959 में जो है राजस्थान के नागौर जिला से भारत में पंचायती राज का जो है ना शुरुआत किया गया। तो यहाँ पे कह रहा है 1957 में बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया एवं इनके सिफारिश पर ही 1959 में राजस्थान के नागौर जिला से जो है ना भारत में पंचायती राज का क्या हुआ, शुरुआत हुआ। तो आज के लिए जो है यहीं तक रहने दीजिए। तो अगले क्लास में जो है ना यहाँ से करेंगे बिहार पुलिस उत्पाद अवर निरीक्षक जो है 9/6/2019 को एग्जाम हुआ था, यहाँ से कंटिन्यू करेंगे 5वीं क्लास में। और इसके पहले जो 3 क्लास करवाए हैं वो तीनों क्लास पीछे का देख लीजिएगा। तो जो है ना आपको जो है ना सारा जो है कॉन्सेप्ट और क्या क्या उसमें क्वेश्चन पूछा गया था वो सारा आपको जो है ना क्लियर हो जाएगा। तो पीछे क्लास लोग जरूर देखिएगा। और इसका जो है ना प्लेलिस्ट हम बना देंगे। प्लेलिस्ट में जो है ना आपको सारा क्लास आपको एक जगह आपको सारा मिल जाएगा। तो क्लास कैसा लगा क्लास में ज़रूर कमेंट कीजिएगा, कमेंट में मतलब कमेंट जरूर कीजिएगा। और क्लास को आप सभी लोग जो है ना आपसे रिक्वेस्ट है आप सभी लोग क्लास को लाइक ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। और हर ग्रुप में जो है ना शेयर जरूर कीजिए क्लास को। और जिनको भी पेड वाइज ज्वाइन करना है बिहार दरोगा होमवर्क सीरीज का तो सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए। उसमें आपको होमवर्क जो है ना सभी बुक का जो भी ई बुक है इस बुक का जो है ना PDF वगैरह सारा पहले ही आपको मतलब जो भी हम करवाएंगे क्लास में यूट्यूब पर तो आपको पहले ही उतना PDF आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा डेली, उतना आपको पढ़ लीजिएगा। उसका जब क्लास आएगा दोबारा जब पढ़िएगा तो और अच्छे से जो है ना एक बार याद हो जाएगा। तो और बाकी जो उसमें फ़ोटो में दिया हुआ है सारा बुक आपको और घटना चक्र बुक है वो सारा आपको जो है ना सीरियल बाई सीरियल आपको टारगेट वाइज आपको होमवर्क खत्म करवाया जाएगा। और उसमें हर बुक का जो भी मार्केट में बुक आएगा आपको सारा प्रैक्टिस सेट उस बैच में करवाया जाएगा। तो बैच से जो भी जानकारी होगा आप वहाँ पे ID दिया हुआ है, आप ID पे क्लिक करके आप वहाँ से पूछ सकते हैं मैसेज से भी या तो फिर कॉल कर लीजिएगा। आपको नंबर नोट कर दें 7549392490। इस नंबर पे कॉल कीजिए आपको सारा जानकारी मिल जाएगा। और 149 रुपये फ़ी लग रहा है आपको जो है ना 149 रुपये फ़ी लगेगा, आप सारा होमवर्क करवाया जाएगा। और बाकी जो है ना जो भी प्रैक्टिस सेट मार्केट में आएगा वो प्रैक्टिस सेट आपको डिटेल के साथ आपको जो है उसमें दिया जाएगा। आप प्रैक्टिस सेट लगाइएगा और उसी प्रैक्टिस सेट को यूट्यूब पे जो है आपको करवा ही रहे हैं वो आप उसी अनुसार आपको यूट्यूब पे करवाया जाएगा। तो बस यही था। और बाकी टेलीग्राम में जो है टेलीग्राम के डिस्क्रिप्शन में चेक कीजिएगा नंबर 1 ग्रुप टेस्ट सीरीज का लिंक होगा, उसमें जो है डेली पर डे बिहार दरोगा का रिलेटेड उसी आधार पे जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है। तो शाम में 3 बजे डेली टेस्ट होता है तो उस टेस्ट को सभी लोग दिया कीजिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, लिंक पे एक राहुल स्टडी ग्रुप के नाम से ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल इस नाम से है राहुल स्टडी ग्रुप के नाम से, और जिसमें टेस्ट होता है वो अलग ग्रुप है, नंबर 1 ग्रुप टेस्ट सीरीज नाम है। तो दोनों ग्रुप और एक करेंट अफेयर्स ग्रुप सभी लोग तीनों ग्रुप को ना ज्वाइन कर लीजिए, आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो बताइएगा जो भी रिव्यू कुछ अगर डाउट होगा क्लास रिलेटेड कुछ अगर बोलना होगा तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद। और अगले क्लास जो है ना 95 नंबर क्वेश्चन से करेंगे वो जो 5वां क्लास होगा। तो जय हिंद सभी को।